कल जो है ये पढ़ा रहे थे अपन, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी एंड बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये टॉपिक जो है ना कल एक्सप्लेन कर दिया था भाई, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। उसके बाद में अपन इसी में सेकंड चलते हैं, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू डी, ठीक है। सो दैट बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम ए कोहेरेंट सोर्स। तो अगर अपने को बीटा इंक्रीज करना है तो डी का वैल्यू भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। बट एक लिमिट के बाद में अगर आप डी का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो दिक्कत ये रहती है, इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है ना वो क्लैरिटी खत्म हो जाती है अपने पास, ठीक है, और ब्लड होने लगता है अपने पास। तो डी का वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। थर्ड अपन चलते हैं, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी, डी डिक्रीज देन बीटा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो डी का वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अपने पास इंटरफेरेंस पैटर्न जो है क्लियर देखने के लिए ये अपने पास मान लो कि बीटा का वैल्यू इंक्रीज करने के लिए डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज टेकन वेरी स्मॉल, इट इज कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। बता भी दिया था कि इंटरफेरेंस की कंडीशन में आता है डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्स मस्ट बी टेकन वेरी स्मॉल। क्लियर है। तो ये तीनों चीजें हैं अपने पास। अब अपन एक दो चीजें और चलते हैं, इसी में ही बता रहा हूं मैं। देखो एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, एंगुलर विड्थ ऑफ ए फ्रिंज। देखो भाई ये फ्रिंज हो गई, तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो गई, डी। यहां से ये कैपिटल डी डिस्टेंस आप जानते ही हैं, स्क्रीन और कोहेरेंट सोर्सेज के बिटवीन की डिस्टेंस होती है। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज कितनी हो जाएगी, थीटा। एंगुलर विड्थ का मीनिंग जो है भाई वो क्या होता है, देखो वो एंगुलर विड्थ का मीनिंग ये है, क्लियर नहीं आ रहा है क्या? अरे पंखा बंद कर। हाँ भाई अब क्लियर है, देखें एक बार मैसेज कर देना। अजीत, नीलम, ये का डिस्टरबेंस हो रहा है क्या अभी भी? अब तो नहीं होना चाहिए, वो फैन के कारण हो रहा था, ठीक है ना। और अगर हो रहा हो तो बता देना, अदरवाइज अपन चलेंगे भाई। सर किसी का माइक म्यूट, अच्छा एक तो राहुल गुप्ता का चालू है माइक, अभी कर देते हैं। हाँ भाई किसी का माइक ऑन हो ना तो माइक बंद कर देना भाई। अब आ रहा है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टरबेंस नहीं है। तो चलें अपन आगे। देखो एंगुलर विड्थ का मीनिंग क्या रहता है अपने पास, जैसे मान लो कि सामने एक वॉल है अपने पास, एक दीवार है, ठीक है। अब अगर आप उस दीवार को देखते हैं तो उस दीवार की विड्थ हो गई अपने पास यहाँ से यहाँ तक की, तो वो तो हो गई विड्थ हो गई। यहाँ से अपन देखते हैं तो एक लाइट रे अपनी आंख में यहाँ से आई, एक आंख में आई, तो इन दोनों लाइट रेज के बिटवीन में जो एंगल होगा इट इज कॉल्ड एंगुलर विड्थ ऑफ वॉल। एंगुलर विड्थ का मीनिंग है कि कोई भी अपने पास सरफेस है या अपने पास कोई भी लाइन है, जैसे ये लाइन है, तो इस लाइन के दोनों एंड ले लो, उन दोनों एंड ने जो एंगल बनाया वो किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल, एंड इट इज कॉल्ड एंगुलर विड्थ ऑफ ए फ्रिंज। क्लियर, ठीक है। तो एंगुलर विड्थ हो गई। अब यहां से वापस अपन चलें, यहां से देखो टेन थीटा ले लें, इसमें टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहां से लें अपने पास, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन टेन थीटा is nearly equal to theta, then we get theta is equal to beta upon d। एक फॉर्मूला तो ये हो गया भाई, as we know beta equal to lambda d upon d, then theta
is equal to lambda d upon d upon capital D, cancel out. Then theta is equal to lambda upon a d. It is angular width of a fringe. ठीक है, आगे अपन चलते हैं इसमें। देखो ये भी लिख सकते हैं थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, और अगर अपन चलें तो ये भी लिख सकते हैं थीटा अपॉन थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। ये तो वैक्यूम में हो गया अपने पास, और ये किस में ले लिया अपन ने, ये मीडियम का हो गया। देन आप चलें लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश इसके इक्वल हो जाएगा n के इक्वल रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, है ना। राहुल गुप्ता क्या समझ में नहीं आ रहा है? कल वाला ही तो चल रहा है इसमें, आज तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, कल वाला टॉपिक चल रहा है, एंगुलर विड्थ है इसमें। tan थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन डी, थीटा इज वेरी स्मॉल, tan थीटा इज टेकन एज थीटा, ये वैल्यू है इसमें। अब अपन चलें थीटा अपॉन थीटा डैश इज इक्वल टू n, so that theta dash is equal to theta by n। ठीक है, तो जैसे अपने पास लिखें फॉर वाटर, अगर वाटर में डिप करें अपन n is equal to 4/3, then theta dash is equal to theta upon 4/3, then क्या रहेगा theta is equal to 3/4 of theta dash, and it is a 75% of a theta। तो एंगुलर विड्थ का मीनिंग समझ में आ गया अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें एंगुलर विड्थ में। अब अपन चलें इसमें, यहां से एक बार बता देता हूं, ये तो कल का ही मैटर है भाई, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, तो ये डी इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। एंगुलर विड्थ का मीनिंग है कि ये अपने पास इसकी विड्थ है, फ्रिंज विड्थ, इसके दोनों एंड से लाइट रेज चलती है, उन्होंने जितना एंगल बनाया इट इज कॉल्ड एंगुलर विड्थ ऑफ ए फ्रिंज। tan थीटा निकाला अपने पास, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। बीटा का वैल्यू कल पढ़ाया था लैम्डा डी अपॉन डी, ये वैल्यू रखा, लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सो दैट थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। इफ ए थीटा अपॉन थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, theta is wavelength in vacuum and theta dash is a wavelength in a medium, then we get, ये अपने पास पहले पढ़ चुके हो, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल टू n हो जाएगा। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें ऐसी कोई दिक्कतें है नहीं। ठीक है, एंगुलर विड्थ हो गई। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई। चलें भाई, चलो तो हाँ भाई, अब अपन यहां से चलते हैं। देखो कल पढ़ाया था, ये चल रहे थे अपन, है ना, ये यहां से ये डिस्टेंस जो थी वो किसके इक्वल थी, y के इक्वल थी अपने पास, है ना। इट इज डिस्टेंस ऑफ एनी फ्रिंज फ्रॉम ए सेंट्रल फ्रिंज। ठीक है ना, कोई सी भी है, 5th 6th 7 जो भी लेना चाहते हैं अपने पास। अब अपने पास एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस तो फिक्स हो गई, y डिस्टेंस, है ना। इफ n1 fringes are formed for a lambda 1 in y distance, then देखो भाई, if n1 fringes are formed for lambda 1 in y distance, है ना, तो ये y distance हो गई।
इसमें n1 फ्रिंज बनती है अपने पास, तो क्या लिखोगे इसको ये बताओ। y इज इक्वल टू n1 बीटा 1। समझ में आया? कैसे तरीका बता देता हूं। जैसे मान लो कि 10 मीटर की डिस्टेंस है, उस 10 मीटर डिस्टेंस में अगर 1 मीटर की 1 फ्रिंज हुई तो टोटल फ्रिंज कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी कि नहीं होगी? तो अपन ये लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 10। और अगर 2 मीटर की लिखिए, 2 मीटर की अगर फ्रिंज बनती है तो क्या लिखोगे अपने पास? 2 इंटू 5 होगा कि नहीं होगा? सो दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू n1 बीटा 1। n1 इज नंबर ऑफ फ्रिंज एंड बीटा 1 इज ए फ्रिंज विड्थ है, कि इस फ्रिंज ने कितनी अपने पास प्लेस कवर किया, कितना स्पेस कवर किया, उसको इसके मल्टीप्लाई कर दो तो y के इक्वल आ जाएगा। अब अपन एक इसी में दूसरा और चलते हैं। इफ है n2 fringes are formed for lambda 2 in y distance। डिस्टेंस सेम है भाई अपने पास, क्या चेंज कर दिया मैंने? वेवलेंथ चेंज कर दिया। नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी मान ली मैंने? n2। देन क्या रहेगा बताओ अपने पास? y इज इक्वल टू n2 बीटा 2। क्लियर? अब अपन चलें इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट है, बोलो जी भाई क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो दैट राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। देन n1 बीटा 1 इज इक्वल टू n2 बीटा 2। ये भी क्लियर हो गया अपने पास, ठीक है। अब अपन चलें, वैल्यू ऑफ बीटा आप जानते ही हैं, लैम्डा d अपॉन d। देन n1 लैम्डा 1 d अपॉन d इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 d अपॉन d। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। देन n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। ये एक फॉर्मूला है जिससे आप अपने पास कोई भी न्यूमेरिकल हो तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अपने बुक में एक एग्जांपल है, फॉर 5000 एंगस्ट्रॉम 30 fringes are appeared then how many fringes for 3000 एंगस्ट्रॉम? 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो देखो लैम्डा 1 कितना है? 5000 हो गया। n1 कितना है? 30 हो गया। लैम्डा 2 कितना हो गया बताओ? 3000 एंगस्ट्रॉम हो गया। n2 फाइंड करना है। एज वी नो n2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1। क्लियर? देन वैल्यू ऑफ n2 इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 एंड n2 इज इक्वल टू n1 का वैल्यू 30, लैम्डा 1 का वैल्यू 5000 हो गया एंगस्ट्रॉम में, अपॉन लैम्डा 2 का वैल्यू 3000 है अपने पास एंगस्ट्रॉम। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये 10 टाइम्स हो जाएगा। देन कितनी फ्रिंजेस आ जाएगी अपने पास? है 50 फ्रिंज आ जाएगी अपने पास। तो ये न्यूमेरिकल सोल्व करने का मेथड है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अरे बोमेश तू 1-2 दिन से क्लास में नहीं था कह रहे? चलो जी भाई, हाँ भाई नेक्स्ट है फ्रिंजेस ऑफ व्हाइट लाइट।
देखो भाई, आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें आपने पढ़ा था मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज में लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मीनिंग है अपने पास सिंगल कलर की लाइट होती है अपने पास, अ फ्रिंजेस ऑफ है व्हाइट लाइट। आप ये जानते हैं कि इन व्हाइट लाइट देयर आर 7 कलर्स, ठीक है। तो इफ वी यूज व्हाइट लाइट इन ए इंटरफेरेंस देन these results are obtained। रिजल्ट्स क्या क्या हैं? सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट एंड व्हाइट, ये तो पहला रिजल्ट है। सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट एंड व्हाइट। उसके बाद में अपन चलते हैं, फ्रिंज विड्थ आर नॉट कांस्टेंट, फ्रिंज विड्थ इज डिफरेंट। जबकि आप जो है YDAC में अपन ने पढ़ा था, फ्रिंज विड्थ ऑफ एवरी ब्राइट एंड डार्क इक्वल आती है अपने पास, बट if white light is used in YDAC or interference then fringe width is not equal, it is different। reason, beta is equal to lambda d upon d। इन मोनोक्रोमेटिक सोर्स लैम्डा कांस्टेंट हो गया, सिंगल कलर की लाइट है अपने पास। व्हाइट लाइट में अपने पास लैम्डा के कितने वैल्यूज होंगे? 7 वैल्यूज होंगे। 7 वैल्यूज होंगे तो लैम्डा डिफरेंट होगा, देन फ्रिंज विड्थ भी डिफरेंट होगी कि नहीं होगी। अब ये चीज जो है ना, एक समीर ने या किसी लड़के ने मेरे से पूछा भी था कि क्या सर फ्रिंज विड्थ इक्वल भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है? तो दोनों ही हो सकती है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज में लोगे तो सभी फ्रिंज की विड्थ जो है इक्वल आएगी। अगर व्हाइट लाइट यूज में लेंगे तो फ्रिंज विड्थ जो होगी वो डिफरेंट आ जाती है भाई अपने पास। ये इसका हो गया। आगे अपन चलते हैं, आउटर इनर एज ऑफ ए ब्लैक फ्रिंज। ब्लैक मीन्स डार्क फ्रिंज। इनर एज ऑफ ए डार्क फ्रिंज इज रेड एंड आउटर एज इज वॉयलेट। क्यों होता है ऐसा, मैं बता देता हूँ। देखो यहां से यूं समझें अपन, मान लो कि ये ब्राइट फ्रिंज है। कौन सी फ्रिंज है? ब्राइट। अब अपने पास यहां से चलो, फिर ये ब्राइट आएगी, ये कौन सी आएगी भाई? डार्क फ्रिंज आ गई। इधर से इंटरफेरेंस पैटर्न चल रहे हैं अपने पास सेंटर पॉइंट से। ब्राइट फ्रिंज में आप जानते हो अगर व्हाइट लाइट यूज में लेते हैं तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? विबग्योर होता है। तो ये वॉयलेट से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? रेड तक जाएगा। फिर ब्राइट फ्रिंज में ये वॉयलेट से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? रेड तक जाएगा। अब एक बार देखो यहां से, ये डार्क फ्रिंज है, इसका इनर एज, इनसाइड वाला एज कौन से कलर का हो गया? रेड कलर का। और आउटर एज कौन से कलर का हो जाएगा? वॉयलेट कलर का। तो आ गया समझ में? कलरफुल फ्रिंज आती है भाई इसमें। और उसमें जो फ्रिंज आती थी वो अपने पास जिस कलर का है उसी कलर्स की फ्रिंज आती है। इसमें अपने पास 7 कलर्स की फ्रिंज दिखाई देगी। तो इनर एज ऑफ ए डार्क फ्रिंज इज ए रेड एंड आउटर एज ऑफ डार्क फ्रिंज इज ए वॉयलेट, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं, फ्रिंजेस ऑफ हायर ऑर्डर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाइट। फ्रिंजेस ऑफ ए हायर ऑर्डर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाइट। क्यों? रीजन बता देता हूं। हायर ऑर्डर का मतलब जैसे 50-60 जो भी फ्रिंज है उनके लिए क्या होता है, अपने पास 7 कलर्स जो है ना वापस मिल जाते हैं। 7 कलर्स वापस ओवरलैप होंगे तो कौन सा कलर बना लेंगे? वो व्हाइट कलर बना लेंगे। तो हाई ऑर्डर फ्रिंजेस आर ए व्हाइट। क्लियर? ये रिजल्ट्स हैं फ्रिंजेस ऑफ ए व्हाइट लाइट। स्क्रीनशॉट लेने जैसा कुछ है नहीं इसमें, तो अब अपन आगे चलेंगे भाई। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन।
देखो भाई, सबसे पहले अपन चलते हैं, व्हेन light incident on a obstacle or aperture, then its geometrical shadow appeared on screen so that a rectilinear propagation of light is explained by geometrical shadow। ठीक है, ये तो अब मैं समझा देता हूं अपने पास। देखो, दो चीजें हैं अपने पास, एक तो ऑब्स्टेकल है, एक है एपरेचर है। ऑब्स्टेकल का मतलब समझते ही है, लाइट को रोकने वाला हो जाएगा। एपरेचर का मतलब होगा लाइट को बाहर निकालने वाला। तो बहुत इजी काम है। अपने घर में दीवार है, वो तो लाइट को रोकने का काम कर लेगी। दीवार में जो विंडो है वो एपरेचर हो जाएगा अपने पास, उसमें से लाइट आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो एपरेचर एंड ऑब्स्टेकल का मीनिंग मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले अपन चलते हैं, देखो यहीं से बता देता हूँ, ये मेरा हाथ ले लेते हैं अपने पास। ठीक है, इस मेरे हाथ पर ऊपर से सनलाइट आ रही है, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे कि इस हाथ के नीचे छाया बनती है कि नहीं बनती है, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो। क्या बोलते हैं उसको? ज्योमेट्रिकल शैडो। ज्योमेट्रिकल शैडो इसलिए बोलते हैं जिसकी जैसी ज्योमेट्री है वैसी शैडो बनती है कि नहीं बनती है। जैसे कोई पेड़ है, छोटा है तो छोटी, बड़ी है तो बड़ी, और जैसा फैला हुआ है वैसी की वैसी छाया बनती है कि नहीं बनती है। तो ज्योमेट्रिकल शैडो बनती है। और बता देता हूं, अभी मेरा हाथ यूं है तो ऐसे कैसी बनेगी, ऐसी ज्योमेट्री का अपने पास छाया बनेगी। अगर मान लो कि मैं यूं कर लूंगा तो फिर ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी, जिसमें फिंगर्स खुली हुई भी आएगी, सब कुछ दिख जाएगा वैसा का वैसा ही। ज्योमेट्रिकल शैडो बनती है, इट मींस लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये अपने पास इसका प्रूफ है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसीलिए ज्योमेट्रिकल शैडो अपीयर होती है। देखो, लाइट रेज आ रही हैं अपने पास ऊपर से, यहाँ मेरे हाथ पर जो लाइट रेज आ रही हैं वो कुछ पार्ट तो ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ वाला पार्ट खत्म हो गया। अब अपन चलते हैं, इसके पास से जो लाइट रेज जा रही है वो चली, तो यहाँ पर अपने पास लाइट हो गई कि नहीं हो गई। इधर वाली भी चली, इधर वाली भी चली, इधर वाली भी चली। इसकी स्ट्रेट लाइन में अगर आप देखें इसके डायरेक्शन में, तो यहाँ छाया बनती है कि नहीं बनती है, ज्योमेट्रिकल शैडो हो गया। इसका मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है या मुड़ रही है, बेंड हो रही है, बता दो। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलना पसंद कर रही है या बेंड ओढ़ना पसंद कर रही है? स्ट्रेट लाइन में चल रही है, बेंड नहीं हो रही है। रीजन बता देता हूँ, अगर लाइट बेंड होती तो देखो क्या होता। जैसे ये लाइट रेज यूं चल रही है ना, ये यूं मुड़ जाती, ये भी यूं बेंड हो जाती, ये भी यूं बेंड हो जाती, तो मेरे हाथ के नीचे ज्योमेट्रिकल शैडो बन सकता था क्या, ये बताओ? नहीं बनता। तो यहाँ पर भी अपने पास सनलाइट हो जाती है कि नहीं हो जाती, पर ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब लाइट बेंड नहीं होती है। और कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है अपने पास। तो आ गया समझ में? तो अपने पास ये लिखेंगे, when light incident on obstacle or aperture, then geometrical shadow is appeared so that a rectilinear propagation of light या straight line propagation is proved। क्लियर? यहां से आ जाओ, ये अपने पास दीवार हो गई, वॉल हो गई, ये वॉल हो गई, ये अपने पास एक एपरेचर हो गया, मतलब खाली जगह है। तो लाइट रेज आ रही है यहाँ से, ये लाइट रेज आ रही है, जो वॉल पे आएगी वो तो वापस रिफ्लेक्शन में चली जाएगी। यहाँ वाली सीधी चलेगी कि नहीं चलेगी अपने पास, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, अंधेरा नहीं होता है, ज्योमेट्रिकल शैडो होती है, यहाँ पर छाया बनती है अपने पास। पेड़ के नीचे अंधेरा थोड़े होता है अपने पास। पेड़ के नीचे आपने देखा है, या मेरा हाथ है, इसके नीचे अंधेरा थोड़ा ही होता है, ठीक है ना। अंधेरा नहीं होता है, छाया या ज्योमेट्रिकल शैडो बनती है अपने पास। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शैडो हो गई, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल शैडो बन गई। यहाँ पर सनलाइट फैल गई कि नहीं फैल गई अपने पास। ये तो बात हो गई कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब अपन आगे चलते हैं कि आप लोगों ने मेरा हाथ है, इसकी ज्योमेट्रिकल शैडो बनती है। एक अंगुली लेंगे, इसकी भी बनेगी, मार करके भी बन जाएगी। छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं, उसकी छाया नहीं बनती, आप देख लेना भले। छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, या जैसे मान लो कि थोड़ी सी मिट्टी उड़ा लेते हैं, तो छोटे डस्ट पार्टिकल होगी, आप उनकी कभी भी ज्योमेट्रिकल शैडो नहीं देखोगे। तो अब सवाल ये आ रहा है
कि क्या छोटे पार्टिकल्स में लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है या बेंड हो जाती है, तो आंसर है यस, होता है ऐसा। स्मॉल पार्टिकल्स में अपने पास लाइट रेज जो हैं वो बेंड भी हो जाती है, तो लाइट रेज में दोनों ही प्रॉपर्टी हो गई, लाइट रेज बेंड भी होती है, मतलब वेव्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल करती है और बेंड भी होती है। कब बेंड होती है? स्मॉल साइज के ऑब्स्टेकल एंड स्मॉल साइज के अगर एपरेचर हैं तो लाइट बेंड होगी। अगर अपने पास ह्यूज साइज के एपरेचर, ह्यूज साइज के ऑब्स्टेकल हैं, तो फिर लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है भाई अपने पास। अब सवाल उठता है कि कितने छोटे पार्टिकल हों, तो मैं सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि लाइट में जो प्रॉपर्टी होती है ना बेंडिंग, लाइट अपने पास बेंड भी हो जाती है, या वेव्स की प्रॉपर्टी है अपने पास, तो बेंडिंग ऑफ वेव्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है। तो वेव्स के बेंड होने की जो टेंडेंसी है इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। क्लियर? डिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या हो गया? बेंडिंग ऑफ वेव इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब अपन चलते हैं, डिफ्रैक्शन इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स। मीनिंग ये है कि वेव कोई सी भी हो उसमें डिफ्रैक्शन तो होना ही होना है। अगर डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है इट मीन्स वो वेव के फॉर्म में तो नहीं है। तो वेव जो है अपने पास है, वेव नेचर को प्रूव करने का मेथड भी कौन सा है? डिफ्रैक्शन मेथड है। अगर किसी वेव में डिफ्रैक्शन हो रहा है इसका मतलब वेव की फॉर्म में है, अदरवाइज वो पार्टिकल की फॉर्म में है भाई, स्ट्रेट लाइन, अगर फिर वो वेव के फॉर्म में नहीं है। अब एक चीज और चलता हूं मैं, व्हाट इज कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन? इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि विड्थ ऑफ एपरेचर और ऑब्स्टेकल मस्ट बी इक्वल टू साइज ऑफ वेवलेंथ। ये कंडीशन है अपने पास। इफ साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, विड्थ ऑफ ऑब्स्टेकल और एपरेचर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्बडा, देन डिफ्रैक्शन पैटर्न टेक प्लेस। मतलब यह है कि डिफ्रैक्शन कब होगा? अगर एपरेचर का जो विड्थ है वो किसके इक्वल हो जाए अपने पास? ठीक है, तो वो उसके अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो फिर अपने पास क्या हो जाएगा? डिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज डिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब मैं चलता हूं यहां से, देखो एक बार, यहां से तो ये तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर डी जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल ले लिया मैंने? लेमड़ा के इक्वल ले लिया। तो आप एक चीज देख रहे हैं, ये लाइट रेस तो स्ट्रेट चल रही है, वो थोड़ी बहुत बेंड हो गई कि नहीं हो गई? बेंड हो गई, तो अपने पास लाइट रेस किसके एरिया को कवर कर रही है? ज्योमेट्रिकल शेडो के एरिया में फैल गई कि नहीं फैल गई? तो यहाँ पर अपने पास ज्योमेट्रिकल शेडो होना चाहिए था, इसमें लाइट अपने पास से एस्केप कर चुकी है या अपने पास लाइट कवर कर चुकी है। इट इज कॉल्ड ए डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑल टाइप की वेव्स में ही होता है भाई, ठीक है, साउंड वेव्स में भी होता है ना। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। मान लो कि यहाँ पीछे से सनलाइट आ रही है, वहां सामने एक लड़का बैठा हुआ है, उसके फेस पर सनलाइट गिर रही है अपने पास, क्लियर है? अब उसके फेस पे अगर सनलाइट गिर रही है तो क्या होगा? जैसे ही सनलाइट उस पर गिरेगी तो दिखेगी सनलाइट है, ठीक है ना। मैं अगर हाथ बीच में ले लेता हूं तो आप ये देखेंगे कि उस लड़के के फेस पे इस हाथ की ज्योमेट्रिकल शेडो बनेगी कि नहीं बनेगी? बन गई। इसका मतलब लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। लाइट का डिफ्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल शेडो बन गई कि नहीं बन गई। अब वो लड़का मेरे सामने ही बैठा हुआ है, मैं यूं बोल रहा हूं, उसको आवाज आ रही है। अब मैं यूं ये हाथ जो है ना उस लड़के के कान की सीध में ले लेता हूं, फिर बोलता हूं, फिर भी लड़का आवाज सुनेगा या नहीं सुनेगा? सुनेगा। इसका मतलब कौन सी वेव्स बेंड हुई और कौन सी नहीं हुई ये बता दो। लाइट वेव्स तो स्ट्रेट लाइन में चली, वो बेंड नहीं हुई, लेकिन साउंड वेव्स क्या हो गई? बेंड हो गई। तो किसका डिफ्रैक्शन हो गया और किसका नहीं हुआ? साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन हो चुका है, लेकिन लाइट वेव का डिफ्रैक्शन नहीं हुआ है।
ऐसा क्यों हुआ, मैं रीजन बता देता हूँ। साउंड वेव का वेवलेंथ जो है ना बहुत ज्यादा होता है भाई। साउंड वेव का वेवलेंथ जो है ना वो 50 मीटर तक होता है अपने पास। 50 मीटर का मतलब बहुत बड़े ऑब्स्टेकल से भी डिफ्रेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो साउंड वेव तो बड़े ऑब्स्टेकल से भी मुड़ सकती है, ये है सीधा हिंदी भाषा में समझने का तरीका। लाइट वेव जो है ना वो एंगस्ट्रॉम में होता है। जैसे मान लो कि 4000 एंगस्ट्रॉम है। अब इसको अगर आप मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻7 मीटर हो गया। अगर आप मिलीमीटर में बदलेंगे 10⁻⁻4 मिलीमीटर हो गया, तो 0.0004 मिलीमीटर। अब देखो लाइट का डिफ्रैक्शन कब होगा, जब इतना छोटा पार्टिकल हो। साउंड का डिफ्रैक्शन किससे हो जाएगा, 50 मीटर से भी हो जाता है। इसीलिए अपन ये कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स कैन बी सीन इजीली, है ना, बिकॉज wavelength of sound wave is very more than in compare of light waves. light waves में wavelength बहुत ही कम होती है, sound waves में wavelength बहुत ही ज्यादा होती है भाई अपने पास। इसका एक एग्जांपल और बता देता हूँ। अंधेरी रात में एक ट्रक खड़ा हुआ है, उसके आगे एक लड़का खड़ा है और उसके पीछे उसका एक दोस्त खड़ा हुआ है। आगे वाला लड़का जो है ना पीछे वाले लड़के को आवाज देता है। पीछे वाला लड़का सुनेगा कि नहीं सुनेगा, सुनेगा, आवाज आएगी। इसका मतलब अपने पास साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन हो गया कि नहीं हो गया, साउंड वेव्स मुड़ के पहुंच गई उसके कान में। अब आगे वाला लड़का जो है ना एक मोमबत्ती जला लेता है। पीछे वाले लड़के को लाइट दिखाई देगी क्या, और बताओ कैंडल की, नहीं दिखाई देगी, पीछे कोई उजाला अंधेरा ही दिखाई देगा। इसका मतलब किसका डिफ्रैक्शन हुआ और किसका नहीं हुआ, लाइट का डिफ्रैक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन किसका डिफ्रैक्शन हो गया, साउंड का डिफ्रैक्शन हो गया। because wavelength of sound is very more than in compare of a light, so that sound से diffraction take place for a huge size of a obstacle और aperture, clear है। इसीलिए लाइट वेव्स के लिए अपने पास छोटे अपर्चर होने चाहिए, साउंड के लिए तो बड़े छोटे सभी चल जाते हैं। इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। क्लियर, दोनों चीजें समझ में आ गई होगी आपको इसमें। और कंडीशन आ गया, डी इज अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए, लैम्बडा। वैसे 10 लैम्बडा एंड 100 लैम्बडा भी ले सकते हैं, दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं होता है। पर अगर आप 100 लैम्बडा से भी ज्यादा चले जाते हैं, जैसे मान लो कि डी इज मोर देन 100 लैम्बडा, तो फिर अपने पास डिफ्रैक्शन नहीं होगा भाई, फिर क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल शैडो अपीयर हो जाती है। 100 लैम्बडा तक चला जा सकता है। आगे अपन चलते हैं। There are two types of a diffraction. First number is a Fresnel and second number is a Fraunhofer. First is a Fresnel diffraction and second is a Fraunhofer diffraction. एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, तो किसका लोगे वो भी देख लेते हैं। हाँ बस, तो ये लो, 1 मिनट है तो ये बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ भाई टाइम हो गया बेटाओ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। चैप्टर क्लोज, नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे। और पीडीएफ जो है ना इसका ग्रुप में भेजा हुआ है भाई, फिर मैं एक बार मैं रीसेंड कर दूंगा, राहुल है ना। और अरे यूट्यूब जो भेज रहा हूँ ना मैं अभी आज ग्रुप में, अभी एक भेजूंगा लिंक है, वो यूट्यूब का लिंक ही है भाई राहुल, उसी पे क्लिक कर देना, तो उस पे सारे वीडियो मिल जाएंगे, पिछले वाले भी मिल जाएंगे और कंटिन्यू वाले भी उसी पे डालते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही तुम्हारे ग्रुप में, फिर बता देना। थैंक यू।